राधे राधे। आप सभी का अमृत कथा कहानी चैनल में स्वागत है। आज सुनेंगे चालाक राजकुमारी और बूढ़ी जादूगरनी की मज़ेदार कहानी। एक बार की बात है कि एक जगह एक बड़ी उम्र की रानी रहती थी। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उसके दोनों बच्चे बहुत सुंदर और मजबूत थे, पर वहाँ एक बुरी जादूगरनी भी रहती थी। वह यही सोचती रहती थी वह उनको उनके राज्य से कैसे बाहर निकाले। सो एक दिन वह रानी माँ के पास गई और बोली, प्रिय बहन, मैं तुम्हें यह अंगूठी देती हूँ, इसको अपने बेटे की उंगली में पहना देना, इससे वह बहुत दयालु और अमीर हो जाएगा। इसके अलावा उसको किसी ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी उंगली में यह अंगूठी फिट आ जाए। रानी माँ ने उसका विश्वास कर लिया और वह अंगूठी लेकर बहुत खुश हो गई। जब वह मर रही थी तो उसने अपने बेटे से कहा कि वह किसी ऐसी लड़की से ही शादी करे जिसकी उंगली में यह अंगूठी फिट आ जाए। समय गुजरता गया, लड़का बड़ा होता गया। जब वह बड़ा हो गया तो उसने अपनी शादी के लिए लड़की देखना शुरू किया। बहुत सारी लड़कियां उसे अच्छी लगी, पर जैसे ही वह उस अंगूठी को उनकी उंगली में पहना कर देखता तो देखता कि किसी की उंगली में तो वह ढीली है तो किसी की उंगली में वह आ ही नहीं रही है। बेचारा क्या करता। वह अब गांव-गांव, शहर-शहर घूमने लगा। इस बीच उसने बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां देखी, पर उसको अपनी वाली कहीं नहीं मिली। उदास सा वह घर लौट आया। एक दिन उसकी बहन ने पूछा, भैया क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? सो उसने उसको अपनी समस्या बताई। अंगूठी देखते ही वह बोली, अरे तुम्हारी यह अंगूठी तो बहुत अच्छी है, मैं पहन कर देखूं। कहकर उसने उसे अपनी उंगली में पहन कर देखा तो वह उसकी उंगली में बिल्कुल फिट आ गई, न छोटी न बड़ी। ओह बहन, तो तुम ही मेरी पत्नी हो जो मेरे लिए बनी है। उफ, यह तो बहुत सी अजीब सा विचार है, यह तो पाप है। पर लड़का जो कुछ वह कह रही थी उसकी बात सुनकर ही न दे, वह तो खुशी के मारे नाच उठा। वह बोला कि बस अब तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। उसकी बहन बहुत जोर जोर से रोने लगी, घर के सामने चली गई और वहां दहलीज पर बैठकर रोने लगी। उधर से दो भिखारी जा रहे थे तो उसने उनको कुछ खाने पीने के लिए दिया। उन्होंने उसको रोते देखा तो उससे पूछा कि बेटी क्यों रोती हो, तुम हमें बताओ तो सही। उसने उनको सब बता दिया। वे बोले, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अब जैसा हम कहते हैं तुम वैसा ही करो। तुम 4 गुड़िया बनाओ और उनको कमरे के चारों कोनों में रख दो। जब तुम्हारा भाई तुमको शादी के लिए बुलाए तो चली जाना, और अगर वह तुमको दुल्हन वाले कमरे में बुलाए तो उससे थोड़ा सा समय मांगना, भगवान पर विश्वास रखना और हमारी सलाह मानना। कहकर वे चले गए। भाई और बहन की शादी हो गई। अब भाई ने दुल्हन के कमरे में पहुंचकर उसको पुकारा, आओ बहन आओ। बहन बोली, मैं अभी आती हूँ, जरा मैं अपने कान के बुंदे उतार लूँ। तभी कमरे के चारों कोनों में रखी हुई 4 गुड़ियों ने गाना शुरू कर दिया, कू कू राजकुमार डैनिलो, कू कू गौरीलो, कू कू यह एक भाई है, कू कू जो बहन से शादी कर रहा है, कू कू धरती फट जाए, कू कू और बहन उसमें समा जाए। तभी धरती ऊपर को उठी और धीरे से बहन को निगल गई। भाई फिर चिल्लाया, बहन आओ, इस पंखे के बिस्तर पर आओ। बहन फिर बोली, 1 मिनट में जरा अपनी कमर की पेटी निकाल रही हूँ। तभी कमरे के चारों कोनों में रखी हुई 4 गुड़ियों ने फिर गाना शुरू कर दिया, कू कू राजकुमार डेनिलो, कू कू गौरीलो, कू कू यह एक भाई है, कू कू जो बहन से शादी कर रहा है, कू कू धरती फट जाए, कू कू और बहन उसमें समा जाए। इस बार उसका केवल सिर ही बाहर दिखाई देता रहा, बाकी की वह पूरी जमीन के अंदर धंस गई। भाई फिर चिल्लाया, बहन आओ, इस पंख के बिस्तर पर आओ। बहन बोली, बस 1 मिनट मैं अपने जूते उतार लूँ। गुड़िया फिर गाने लगी और इस बार वह सारी की सारी धरती में समा गई। भाई चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा। जब वह काफी देर तक नहीं आई तो वह बहुत गुस्सा हो गया और उसको लाने के लिए भागा तो उसने देखा कि कमरे में तो कोई नहीं था,
केवल 4 गुड़िया रखी हुई थी कमरे के चारों कोनों में। वे अभी भी गा रही थी। उसने उनके सिर आपस में टकराए और उनको आग में फेंक दिया। उधर बहन धरती के अंदर चलती चली गई तो उसको एक झोपड़ी दिखाई दी जो एक मुर्गे की टांग पर खड़ी हुई और चारों तरफ घूम रही थी। उसको देखकर वह चिल्लाई, ओ झोपड़ी रुक जा, तू अपना पिछवाड़ा जंगल की तरफ करके खड़ी हो जा। उसके यह कहते ही झोपड़ी अपनी पीठ जंगल की तरफ करके खड़ी हो गई और दरवाज़ा खोल दिया। उसमें से एक बहुत सुंदर लड़की निकली जो सोने और चांदी के तारों से कोई कपड़ा बुन रही थी। उसने अपने मेहमान को बहुत प्रेम से नमस्कार किया पर एक लंबी सांस लेकर बोली, मेरी प्यारी बहन, मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ और तेरी देखभाल करके और भी ज़्यादा खुश होती, पर केवल तब तक के लिए जब तक मेरी माँ यहाँ नहीं है। पर जैसे ही वह उड़कर यहाँ आएगी तो बस यह जान लो कि तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए दुखदाई होगा, क्योंकि वह एक जादूगरनी है। लड़की ने जब यह सुना तो वह तो बहुत डर गई, पर वह वहाँ से कहीं भाग नहीं सकी। सो वह उसके पास ही बैठ गई और दूसरी लड़की के काम में सहायता कराने लगी। वे काम भी करती रही, साथ में बातें भी करती रही। जैसे ही दूसरी लड़की की माँ के आने का समय हुआ तो उसने अपने मेहमान को एक सुई में बदल दिया। उसको एक कपड़े में लगाकर एक तरफ को रख लिया। जैसे ही उसने यह किया कि बाबा यागा अंदर घुसी। आते ही वह बोली, मेरी सुंदर बेटी, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे यह तो बता, तेरे कमरे में रूसी की हड्डियों की बू कहाँ से आ रही है? लड़की बोली, माँ, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ कुछ अजीब आदमी पानी पीने के लिए रुके थे, तो तूने उन्हें पकड़ कर क्यों नहीं रखा? माँ, वे बहुत बूढ़े थे, तुम्हारे दांतों के लिए बहुत सख्त थे। बाबा यागा बोली, ठीक है, पर आगे से अगर कोई आए तो तू उसको पकड़ कर रखा कर और उसको कभी मत जाने दिया कर। मैं अब कोई दूसरा शिकार करने जाती हूँ, कहकर वह फिर उड़ गई। जैसे ही वह वहाँ से गई, उस लड़की ने अपने मेहमान को सुई से लड़की में बदल दिया। वे फिर अपनी बुनाई करने लगी और साथ में बातें करने लगी और हंसने लगी। तभी वह जादूगरनी उस कमरे में एक बार फिर आई। उसने घर में इधर उधर कुछ सूंघा और बोली, बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुरंत बता कि यह रूसी हड्डियों की बू कहाँ से आ रही है? लड़की बोली, कुछ बूढ़े लोग अपने हाथ गर्म करने के लिए यहाँ आए थे। तुम्हारे कहे अनुसार मैंने उनको रोकने की कोशिश की, पर वे रुके ही नहीं। लड़की की इस बात पर माँ बहुत नाराज हुई। उसने बहुत डांट लगाई और फिर वापस उड़ गई। इस बीच पहले की तरह से उस लड़की ने अपने मेहमान को सुई के रूप में ही रखा हुआ था। माँ के जाने के बाद वे दोनों फिर बुनने, बातें करने और हंसने के लिए बैठ गई। अब वे दोनों यह बात कर रही थी कि इस जादूगरनी से कैसे बचा जाए। इस बार बातों बातों में वे समय ही भूल गई। अचानक ही बाबा यागा उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मेरी प्यारी बेटी, मुझे बता तो सही कि रूसी हड्डियों की बू कहाँ से आई? अब तो वह झूठ नहीं बोल सकती थी, सो बोली, माँ, यह सुंदर लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। बाबा यागा बोली, जा मेरी बच्ची, जाकर ओवन तो गर्म कर और हाँ देखना, उसे अच्छी तरह गर्म करना। मेहमान ने ऊपर की तरफ देखा तो डर के मारे कांप गई, क्योंकि बाबा यागा अपनी लकड़ी की टांगों पर उसके सामने ही खड़ी थी। उसकी नाक उसके कमरे की छत से भी ऊंची जा रही थी। सो माँ बेटी आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आई। लकड़ियों के लट्ठे में उन्होंने आग लगाई और तब तक इंतजार किया जब तक वह ओवन खूब गर्म नहीं हो गया। उसके बाद बाबा यागा ने अपना फावड़ा उठाया और दोस्ती की आवाज़ में कहा, आजा मेरी प्यारी बच्ची, आजा मेरे फावड़े पर बैठ जा। लड़की ने उसका कहना माना तो बाबा यागा उसको भट्टी में डालना चाह रही थी कि उसने अपनी टांगे भट्टी की दीवार से जमा दी। बाबा यागा ने पूछा, बेटी, क्या तू चुपचाप बिना हिले डुले बैठ सकती है? पर उसकी इस बात का कोई असर नहीं हुआ। बाबा यागा उस लड़की को ओवन में नहीं रख सकी। इससे वह और बहुत नाराज हो गई। उसने उसकी पीठ पर धक्का मारकर उसको ओवन में धकेलने की कोशिश की और कहा, तू बेकार में ही समय बर्बाद कर रही है। तुम मेरी तरफ देख और
देख कि इस फावड़े के ऊपर कैसे बैठा जाता है, कहकर वह नीचे फावड़े पर बैठ गई और अपने दोनों घुटने एक साथ अपनी छाती तक मोड़ लिए। बस जैसे ही वह उस तरीके से बैठी, दोनों लड़कियों ने मिलकर उसको ओवन में धकेल दिया। ओवन का दरवाज़ा जोर से बंद किया, जिससे वह ओवन के बिल्कुल अंदर चली गई। अपनी अपनी बुनाई ली, अपनी अपनी कंघी और ब्रश लिए और वहाँ से भाग ली। वे बड़ी मुश्किल से भाग रही थी कि एक बार उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि बाबा यागा तो उनके पीछे पीछे आ रही थी। वह ओवन में से किसी तरह बच निकली थी और चिल्लाती जा रही थी, हु देखो वे दोनों जा रही हैं। सो लड़कियों ने मजबूरी में अपना ब्रश अपने पीछे फेंक दिया। इससे उनके और बाबा यागा के बीच एक बहुत ही घना जंगल पैदा हो गया, जिसको बाबा यागा पार नहीं कर सकती थी। सो उसने अपने पंजे फैलाए, अपने आप को खुजलाया और फिर भाग चली। अब वह बेचारी दोनों लड़कियां कहाँ भागे। इस बार उन्होंने अपने कंघे अपने पीछे फेंक दिए। इससे उन दोनों के बीच एक बहुत ही बड़ा घना और अंधेरा जंगल पैदा हो गया कि कोई मक्खी भी उड़कर उसे पार नहीं कर सकती थी। यह देखकर जादूगरनी ने अपने दांत किटकिटाए और फिर पीछा करने लगी। वह अब एक के बाद एक हर पेड़ को तोड़ती हुई चली जा रही थी। इस तरह से उसका रास्ता बनता हुआ चला जा रहा था। वह उनको पकड़ने ही वाली थी, जबकि लड़कियों में अब भागने की ताकत बिल्कुल नहीं बची थी। सो उन्होंने अपने पीछे अपना एक कपड़ा फेंक दिया। इससे उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गहरा, चौड़ा और आग का समुद्र बन गया। बुढ़िया उठकर उसे पार करना चाहती थी, पर उसने जैसे ही उठकर उसे पार करना चाहा तो वह खुद ही उस आग के समुद्र में गिर पड़ी और जलकर मर गई। बेचारी लड़कियां अब बेघर की हो गई थी। वे नहीं जानती थी कि वे अब कहाँ जाएं। भागते भागते वे थक गई थी। सो वे एक जगह आराम करने के लिए बैठ गई। एक आदमी उधर से गुजर रहा था तो दो लड़कियों को अकेला बैठा देखकर उसने उनसे पूछा कि वे कौन थी। उसने अपने मालिक से जाकर कहा, मालिक, आपके राज्य में दो छोटी छोटी चिड़िया उड़कर आ गई हैं। दोनों बहुत सुंदर हैं और देखने में बिल्कुल एक सी लगती हैं, आँखों में और बनावट में सभी तरह से। उसने उनको देखा तो उनमें से एक तो उसकी बहन थी, पर कौन सी यह वह नहीं बता सका। इसका मतलब साफ था कि उसके नौकर ने झूठ नहीं बोला था, पर वह क्या करता, वह तो जानता ही नहीं था। बहन उससे गुस्सा थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। मालिक ने कहा, अब मैं क्या करूं? नौकर बोला, सरकार, मैं एक खाल में थोड़ा सा खून भर लेता हूं और उसको आपके बगल में छिपा देता हूं। फिर आप उन दोनों से बातें करिए। इस बीच में मैं आपके बगल में एक चाकू मारूंगा तो उसमें से खून टपक पड़ेगा। तभी आपकी असली बहन आप अपने आप को बता देगी। मालिक बोला, यह ठीक है। जैसे ही यह करने की सोचा गया, उतने ही जल्दी कर भी दिया गया। नौकर ने अपने मालिक के बगल में कई बार चाकू मारा तो उसके बगल से खून बह निकला और वह गिर पड़ा। यह देखकर उसकी बहन उठकर उसके पास पहुंच गई और चिल्लाई, भैया भैया। यह सुनकर मालिक हंसी खुशी तंदुरुस्त उठ गया और अपनी बहन को गले लगा लिया। बाद में उसने एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। उसने खुद ने उसकी दोस्त से शादी कर ली, क्योंकि उसका नाप तो सब वैसा ही था। उसके बाद सब लोग हंसी खुशी रहे।